तो अभी तक हम लोगों ने देखा फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था। अब हम बात करने वाले हैं समाज के पॉलिटिकल कंडीशंस की, कि उस टाइम समाज का पॉलिटिकल कंडीशंस कैसा था। तो जैसा कि हम सबको आपको पता है कि उस वक्त फ्रांस में मोनार्की सिस्टम था और वहां का राजा जिसे लुइस के नाम से जानते थे, और इन्हें लुइस 14, 15, लुइस 16 वगैरह के नामों से जानते हैं। और ये कहा जाता है कि लुइस 14 के टाइम से ही सामाजिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो या पॉलिटिकल व्यवस्था हो, खराब होती चली गई थी। लुइस 14वां अक्सर कहा जाता था, इसका एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, वो कहता था आई एम द स्टेट, आई एम द स्टेट, मतलब मैं ही राज्य हूं, यानी जो राजा कह दे वही कानून हो जाए। और लुइस 16वां के आते आते यह व्यवस्था बिल्कुल वही बनी रह गई। लुइस 16वां पूरी तरह से एक एब्सोल्यूट मोनार्की की तरह काम करना शुरू कर दिया और वह एक टायरेंट यानी कि एक निरंकुश शासन की तरह काम कर रहा था। और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज वहां पे नहीं थी। माना यह जाता है कि लुइस 16वां अपनी पत्नी मेरी एंटोनेट के कहने पर जनता पे ध्यान नहीं देती थी और यहां पे पॉलिटिकल मर्डर्स काफी बढ़ गए थे। माना यह जाने लगा था कि मंत्री जिसे चाहते थे राजा को उसके खिलाफ बहकाकर उसे फांसी चढ़ा देते थे। कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं रही थी। अब लोगों को लगने लगा कि इस पॉलिटिकल व्यवस्था में बदलाव जरूरी है और अंततः फिर यह समाज क्रांति की तरफ बढ़ने लगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी फ्रांस का 18वीं शताब्दी के आसपास बिल्कुल उथल पुथल दौर से गुजर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिकल कंडीशंस। जहां तक इकोनॉमिकल कंडीशंस की बात की जाए तो इकोनॉमिकल कंडीशंस भी वहां की बहुत ही खराब थी। जैसा कि हमने देखा अभी कि वहां पे जो टैक्स देने का ग्रुप था वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट था। थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स देते थे। मतलब ये कि बाकी जो ग्रुप थे फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट, ये सिर्फ बैठकर खाते थे, ये विलासिता की जिंदगी जीते थे। जबकि काम करने वाला आदमी जो पीजेंट्स थे, इनका हालत बहुत खराब था, इनकी स्थिति बहुत खराब थी। बेसिकली अगर देखा जाए तो पीजेंट्स के यहां पे दो कैटेगरी थे। पीजेंट्स के यहां पे दो कैटेगरी थे। एक कहते हैं फ्री पीजेंट्स। फ्री पीजेंट्स का मतलब है कि जो आमतौर पे किसान थे और फार्मिंग का काम करते थे, और दूसरा कहलाता है अनफ्री पीजेंट्स। अनफ्री पीजेंट्स का अर्थ ये हुआ कि ये एक तरीके से स्लेव था, इसके पास जमीनें नहीं थी और ये काम करते थे। इवन ऐसा था कि यहां पे चूंकि समाज फ्यूडल सोसाइटी का था, तो फ्यूडल सोसाइटी के अंदर मैनोर होते थे। मैनोर यानी एक तरीके से मैनोरियल स्टेट के हेड होते थे। मैनोरियल स्टेट के हेड होते थे, यानी ये अपने आप में एक सामंत की तरह काम करते थे। अगर भारत की व्यवस्था से देखा जाए तो हम जागीरदार या सामंतवादी के प्रथा के रूप से देख सकते हैं। माइनर के घर में काम करना होता था और ये जो अनफ्री पीजेंट्स होते थे, इन्हें इसके लिए किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया जाता था और इस सिस्टम को वहां पे बेगारी कहा गया था, बेगारी सिस्टम। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 18वीं शताब्दी का जो आर्थिक कंडीशन है वो भी खराब था। लेकिन एक अच्छी बात थी कि इस 18वीं शताब्दी में जो एक अच्छा बदलाव आया समाज के अंदर, वो था फोर्थ कैटेगरी का क्रिएट होना, यानी कि मिडिल क्लास का राइज होना, जिसे हम कहते हैं ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास। दोस्तों, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि यहां पे सिर्फ 3 ग्रुप थे, जिसमें पहला और दूसरा ग्रुप प्रिविलेज ग्रुप था और थर्ड ग्रुप वो कामकाजी ग्रुप था। यानी ये सिर्फ काम करते थे, इनके पास कुछ बचता नहीं था। लेकिन इसी के बीच देखते हैं कि समाज में कई बदलाव आए। एजुकेशन आ गया, एजुकेशन आ गए, ट्रेड बढ़ गया और नतीजा ये हुआ कि एक नए ग्रुप क्रिएट हुआ, जिसमें से लॉयर, टीचर्स, मर्चेंट्स, फिलोसफर्स, बहुत सारे ग्रुप क्रिएट हुए। ये ग्रुप अपने आप में एक मिडिल क्लास का फॉर्मेशन किया। तो दोस्तों, आपको याद रहे कि दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई है, उन क्रांतियों के पीछे सबसे बड़ा वजह, सबसे बड़ी कारण हमेशा मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास ही बनता है। क्योंकि जो
अपर क्लासेस के लोग होते हैं उन्हें सरकार कोई भी हो उनके लिए प्रिविलेज रहता ही है, और जो सबसे नीचे क्लास के लोग हैं उन्हें इस बात के लिए फुर्सत नहीं है सोचने के लिए कि वे देश के बारे में सोचे, अपने बारे में सोचे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो रोज काम करने पे निकलेंगे और शाम को घर वापस आएंगे तो अपने बच्चों को खाना खिला पाएंगे, अदरवाइज उन्हें उनके घर में चूल्हा नहीं जलने वाला है। तो लेकिन जब मध्यम क्लास या मिडिल क्लास का उदय होता है तो ये मिडिल क्लास वो लोग होते हैं जो अपने आप को अब नीचे क्लास से अब डिस्टिंग्विश करके ऊपर की कैटेगरी रखना चाहते हैं, लेकिन ऊपर की कैटेगरी के लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई लड़नी पड़ती है, और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि जो कमाते हैं उनका कुछ पैसा बचे और साथ ही साथ उन्हें अधिकार मिले। तो अधिकारों की लड़ाई यहाँ से शुरू होती है, और यहाँ उन अधिकारों को हवा देने का काम करते हैं यहाँ के स्कॉलर्स ग्रुप। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप यहाँ पे होता है स्कॉलर्स, जिसमें से 3 नाम आपको याद रखने हैं। जॉन लॉक जो सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाए, जॉन लॉक, इसके अलावा रूसो और मॉन्टेस्क्यू। इन लोगों ने अपने लिटरेचर के माध्यम से लोगों को अवेयर करने का कोशिश किया और कहा कि भाई आपके राइट्स हैं, आपको राइट मिलने चाहिए। जॉन लॉक की अगर बात किया जाए, जॉन लॉक ने डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन थ्योरी की आलोचना की और कहा कि कोई यहां डिवाइन से पावर लिखाकर नहीं आया है, बल्कि राजा को चाहिए कि जनता को साथ में लेकर चले। साथ ही साथ रूसो ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने जनता और रूलर के बीच एक बॉन्ड की बात की, एक कॉन्ट्रैक्ट की बात की कि राजा जनता के समर्थन से सरकार बनाए। इसी तरीके से अगर हम मॉन्टेस्क्यू की बात की जाए तो मॉन्टेस्क्यू पहला था जिसने कहा कि राजा के हाथ में एब्सोल्यूट पावर नहीं होने चाहिए, बल्कि पावर का डिवीजन होना चाहिए, यानी वो पावर टूटने चाहिए। और इसके बाद उन्होंने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी जैसे संस्थाओं के उदय की बात की। और इसके बाद हम देखते हैं कि समाज में बदलाव होना शुरू हुआ और फिर 1789 की क्रांति की जो पृष्ठभूमि है वो तैयार होनी शुरू हो गई। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक के लिए आज इतना ही।